मैं हूं इंडिया का सबसे फिल्मी लौंडा राज जोन्स एंड वेलकम टू सिम्बा प्रेजेंट्स द राज जोन्स पॉडकास्ट सीजन 2 को पावर्ड बाय अर्बन मंकी। और आज 20th एपिसोड में हमारे साथ मौजूद है अपने बॉम्बे का ओजी रैपर नेजी द बा। मेरे भाई कैसे हो? मस्त हो, तुम कैसे हो भाई? खूबसूरत भाई, बेहतरीन। बहुत टाइम बाद पब्लिक का यही सवाल था, नेजी कहाँ है, नेजी कब वापस आएगा। सो फाइनली नेजी इज हियर एंड भाई का भी एक गाना आया एंड वी आर डूइंग द पॉडकास्ट। कैसा लग रहा है भाई? बिल्कुल, मुझे बहुत मजा आ रहा है। मैं बहुत मिस कर रहा था ये सब चीजें, मतलब म्यूजिक रिलीज करना और इंटरव्यूज करना, मतलब सबसे मिलना जुलना। लोग मुझे इतना पसंद करते, इतना चाहते, इतना मानते हैं कि जब भी मैं उनसे वापस मिल रहा हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि उनको कैसा महसूस हुआ मुझे देखकर, और मेरे लिए वो कितना मान रखे अपने दिल में, और मुझे कितना मिस किया उन्होंने, कितना याद करते हैं मुझे। तो बहुत प्यार भरा एक एनवायरनमेंट बन रहा है जब मैं वापस आ रहा हूँ, तो मुझे सबसे प्यार मिल रहा है और मुझे भी अच्छा लग रहा है सबको इतने दिनों बाद देखकर, तुमको इतने दिनों बाद मिलकर। यस सर, मुझे बहुत मजा आ रहा है। मुझे भाई बहुत अच्छा लगा। बेसिकली हम लोग अभी एक रैप इवेंट था, वहां पर मिले, नेजी भाई को देख के बहुत अच्छा लगा और उनका गाना आ चुका है। तो देखो, जैसा आपने बोला कि लोग वेट कर रहे थे कि कब नेजी आए, नेजी आ गया, प्यार मोहब्बत बहुत मिल रही है। ठीक है, तो जो गाना है जिसका नाम है मलिका, और उसमें ही प्यार मोहब्बत है। जी बिल्कुल, ये गाना भी मोहब्बत के बारे में, ये प्यार के बारे में है कि जब मैंने ये गाना बनाया था अभी रिसेंटली सारेगामा के साथ मैंने रिलीज किया इसको। और ये गाना बहुत मीनिंगफुल, बहुत गहरा गाना है, बहुत मतलब जो समझ पाए उसको, उसका एक ब्यूटी है, पोइट्री का एक ब्यूटी है, जो समझ पाए उसके लिए मतलब अच्छा है। जो समझ गया उसको अच्छा है, जिसको नहीं समझ में आया वो वापस सुने तो उसको समझ में आए। तो मैंने लिखा था इस वजह से कि मेरे साथ रियल इंसिडेंट्स कुछ हो गया था, इंसिडेंट्स मेरे साथ लाइफ में चल रहे थे। तो मैं ये गाना बनाया था और बहुत ही भारी स्टोरी है इसके पीछे के सारेगामा को कैसे पहुंचा। हाँ, ये बताओ। हाँ, तो इसके कुछ सैंपल्स थे जो हम लोग ने सारेगामा की लाइब्रेरी से कोई गाने से हम लोग ने वो सैंपल्स निकाले थे। अफजल मिनाज हैदराबाद में इसका एक प्रोड्यूसर है जो हैदराबाद से बिलोंग करता है, उसने ये ट्रैक का सैंपल उठा के एक ऐसा गाना बना के मुझे भेजा था। और ये कई साल पहले की बात है कि जब ये गाना बन रहा था तो उस वक्त मैं फुल जोन में था, फुल नेजी वाले जोन में था। फिर धीरे धीरे मैंने उसको लिखना शुरू किया और उसका जो इंसिडेंट मेरे लाइफ में चल रहा था उसके मुताबिक मैंने ये गाना बनाया। और मैं बहुत एक्साइटेड था जब मैंने ये गाना लिखा, क्योंकि मैं यूजुअली ऐसे ही करता हूँ, जो चीज मेरे लाइफ में चलती है वो गानों में आ जाती है। तो काफी टाइम हो गया था मलिका को, और मलिका को बनाने के बाद काफी टाइम हो गया था। तो सारेगामा ने हमें सामने से अप्रोच किया कि हम डर रहे थे कि हमारे पास सैंपल तो सारेगामा का, शायद ये गाना रिलीज नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने जब हमें अप्रोच किया तो पूरी कहानी फ्लिप हो गई, पूरी कहानी बदल गई। उन्होंने बोला कि हम खुद रिलीज करेंगे तेरा गाना हमारे चैनल से, और हमारे लेबल के थ्रू ये गाना आएगा। तो हम काफी एक्साइटेड हो गए उसके लिए। हमको लगा कि अच्छा अपॉर्चुनिटी है, और काफी कुछ म्यूजिक अभी इतना सारा रिलीज नहीं भी हो रहा था, तो लाइफ में मेरा ऐसा फेज चल रहा था कि मुझे ऐसी कोई पुश की जरूरत थी। तो मुझे बहुत मजा आया सारेगामा के साथ काम करके, और मलिका एक मैजिकल वे में सारेगामा और नेजी कोलैबोरेट किए, और वो सब कुछ मतलब एनवायरनमेंट नेचर के थ्रू हुआ। और एनवायरनमेंट अच्छा बनाने के चक्कर में हम लोग ने ये ट्रैक बनाए थे कि जो लव और लड़कियों का मामला है, उसमें जो लड़के आजकल करते हैं, तो उसमें थोड़ा ओल्ड स्कूल वे, थोड़ा पोइट्री वाला वे अगर हम लोग आजमा के देखें तो वो एक सही रास्ता है, जो सही तरीके से लड़कियों को मेंशन करना चाहिए, लड़कियों को मेंशन सही तरीके से करना चाहिए, और प्यार मोहब्बत भी एक दायरे में होना चाहिए, एक ब्रैकेट में होना चाहिए। वो बिल्कुल ही वो ब्रैकेट के बाहर नहीं होना चाहिए। तो ऐसा मुझे लगता है हमारा कल्चर, हमारी तहजीब हमें जो सिखा रही है, वही चीज हम गानों के द्वारा दूसरों को बताना चाहते हैं, जिससे अच्छा एनवायरनमेंट बने। हाँ, वो आपने बिल्कुल सही बात बोली, वही आपने उस गाने में बताया। ठीक है, मोहब्बत की बात है उसमें। तो मेरे को जो सेकंड वर्स है ना, वो बहुत खतरनाक लगा। मैंने बोला भाई सेकंड वर्स में तो इन्होंने, निजी ने पूरा दिल अपना खोल दिया। तो ये थोड़ा बताओ ना, प्यार मोहब्बत मतलब क्या फेज था वो, किसके प्यार में थे? असल में स्टोरी ऐसी है कि मैं स्ट्रीट से था। हाँ। और मेरा जो वाइब है वो बहुत अलग था, और उस बंदी का भी वाइब बहुत अलग था, और हम लोग में एक ही चीज कॉमन थी, वो हिप हॉप। अच्छा। तो हिप हॉप के द्वारा हम मिले। वो हालांकि काफी मुझसे ऊंची है वो, मतलब देखा जाए तो बाकी चीजों में, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो प्रिविलेज चाइल्ड है, मतलब उसने उतना कठिनाई नहीं देखी है जितना मैंने देखा हो। हाँ।
तो इसी दौरान मैं घूम रहा था, ट्रैवल कर रहा था, तब मैं किसी से भिड़ा और मुझे ऐसा महसूस हुआ कुछ कि ये मेरी मलिका है और मैं उसको बताऊं कि मैं गली का हूं लेकिन आवारा नहीं हूं। हाँ। और मतलब शरीफ मेरी जो शराफत है वो बाहर आने लगी, तो उसने मुझे एक अच्छा इंसान बनाया, एक बेहतर इंसान बनाया। ग्रेट। क्योंकि मैं हर चीज में वाइल्ड हूँ और बहुत मतलब बहुत सारी चीजें मेरी अच्छी नहीं है मेरे बारे में, जो मुझे रियलाइज हुई उससे मिलने के बाद, और मेरे में एक अच्छा बदलाव आया उसकी वजह से। तो मैंने गहराई में फिर लिखा बहुत सारी चीजें, उसकी तारीफ की और मेरे लिए वो कितना अलग है दुनिया से और कितना स्पेशल है, और मैं उसकी ब्यूटी के पीछे नहीं हूँ, उसके पैसों के पीछे नहीं हूँ, उससे मुझे कुछ हासिल करना है इस वजह से मैं उसके पीछे नहीं हूँ, बल्कि मैं उसकी सीरत के पीछे हूँ जो उसकी सूरत से अलग है। सीरत उसकी बहुत डेप्थ में, मतलब मुझे उससे बहुत गहरा कनेक्शन महसूस हुआ और मैं चाहता था ऐसा कोई गाना बनाऊं, और ऐसे टाइप के मैं और भी गाने बनाऊंगा और पोइट्री के द्वारा अच्छे तरीके से एक रॉयल वे में एक सही तरीके से मैं अपने प्यार का इजहार करूंगा। और यही रास्ता मुझे लगता है सब यंगस्टर्स को भी चुनना चाहिए, और मतलब यही सही रास्ता है मेरे हिसाब से। हाँ नहीं मतलब बजाय उनको छेड़खानी करने के या गलत तरीके से अप्रोच करने के लिए, मतलब अच्छाई बुराई का, अभी पब्लिक को बैड बॉय भी चाहिए रहता है, तो उसका एक बैलेंस होना चाहिए। मुझे लगता है अच्छाई बुराई का एक बैलेंस होना चाहिए। ग्रे कैरेक्टर जो बोलते हैं, तो मतलब बहुत अच्छी अपने मोहब्बत भरी बातें लिखी है, और आई थिंक ये बहुत स्पेशल पर्सन है आपकी लाइफ में जिन्होंने चेंज करा है। ग्रेट। सबसे अच्छी बात मेरे को गाना सबको पसंद आया, लोग सेकंड वर्स कर रहे हैं, बहुत बात कर रहे हैं। अब जैसा आपने बोला स्टार्टिंग में कि सारेगामा ने अप्रोच किया, अब सारेगामा इज वन ऑफ द ओजी लेवल, उनका कैटलॉग बहुत बड़ा है और वो हिप हॉप दे वर एंटरिंग द हिप हॉप जॉनरा रिलीज करे थे, और आपसे शुरुआत हुई, तो व्हाट वाज द एक्सपीरियंस वर्किंग विद देम? मुझे तो बहुत मजा आया, सारेगामा का नाम सुन के मैं एकदम खुश हो गया। मैं बोला सेम मतलब वही वाला वाइब है ना, ओल्ड स्कूल कल्चरल, समझ रहे हो? यस सर। जो मेरे पेरेंट्स के जमाने का जो समझ रहे हो, तो बहुत अलग ही शॉट है सारेगामा और मैं मिल जाना बोले तो नेजी और सारेगामा एकदम कुछ तो खलबली मचाना चाहिए मतलब। तो अभी मैं बहुत एक्साइटिंग चीजें उनके साथ करने वाला हूँ। मुझे मैं जब जाता हूँ ऑफिस में तो सब मतलब मुझे बहुत मजा आया उनके साथ, बहुत अपनापन लगा कि नहीं ये वाला लेबल मेरे लिए रेलेवेंट है, नेजी जैसे ब्रांड के लिए ऐसा लेबल रेलेवेंट है, और उसके साथ मिलके हम ऐसा कुछ करेंगे ना जो नेक्स्ट लेवल रहेगा। किसी को एक्सपेक्टेशन नहीं रहेगी, सारेगामा पब्लिक को लगता है ओल्ड स्कूल, तो अभी करंटली हम लोग क्या कर सकते हैं सारेगामा के साथ ये किसी को पता नहीं है, लेकिन हम लोग धीरे धीरे एक एक स्टेप करके बहुत सारी ऐसी चीजें करेंगे जो लोग चौकन्ना, मतलब अचानक से भयानक शॉट करेंगे तो लोग उससे सरप्राइज हो जाएंगे। लोगों को सरप्राइज करने का है बस। और बहुत अच्छा माहौल है, सारेगामा का जो माहौल है बहुत अच्छा है, फ्रेंडली है, पॉजिटिव है, और मुझे ऐसा नहीं लगा कि मेरा फायदा उठा रहे या मैं उनका फायदा उठा रहा हूँ। कभी भी ऐसे कोई चीज बीच में नहीं आई, हम लोग बहुत स्मूथ जा रहे हैं, एक अच्छे डायरेक्शन में बहुत स्मूथ जा रहे हैं, और मुझे बहुत मजा आ रहा है उसके साथ काम करने में। ग्रेट भाई, आई थिंक यू गाइज आर गोइंग विद द फ्लो, सब अच्छी बात है, और ऑल द बेस्ट जो भी फ्यूचर में सॉन्ग्स आ रहे हैं उसके लिए। बाकी जिन लोगों ने मलिका नहीं सुना उनको आप क्या बोलना चाहते हो? एनी स्पेशल मैसेज कि भाई सुनो? ब्रो मलिका सुनो, बहुत हार्ड गाना है, उसको अपने दिल से सुनो, अपनी मलिका को डेडिकेट करो, और वही प्यार बढ़ाओ, प्यार जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा, और प्यार एक बहुत अहम चीज है। राइट। ये गाना मलिका को डेडिकेट करो और मलिका शेरावत को भी। नहीं ब्रो, मलिका शेरावत अलग है भाई। अरे मैं बोलूं उसको भी करो, नाम इट्स अ वर्ड प्ले। अच्छा भाई, अब आप वापस आ गए हो, ठीक है, तो मेरे को बताओ मेंटली और फिजिकली आप कितने स्ट्रांग हो? हाँ, मुझे लगता है कि फिजिकली तो मैं अभी जिम में जाके मेहनत करूंगा तो हो जाऊंगा स्ट्रांग बहुत। हाँ। फिजिकली इतना स्ट्रांग हो गया, एक पंच में नॉकआउट दे सकता हूँ किसी को भी भाई। ओके। और मेंटली इतना स्ट्रांग हो गए, एक पंच में नॉकआउट दे सकता हूँ किसी को भी, मेरी पंचलाइन के थ्रू। ग्रेट। तो मेंटली अभी मतलब धीरे धीरे सब चीजें बेहतर होते जा रही है मेरे लिए, और मेंटली तो मैं ऐसे फेज में घुसा हूँ और ऐसी चीजें मैंने कर ली है जो मुझे मतलब बहुत मुश्किल है, सीधा चलना और अच्छे से चलना बहुत मुश्किल है मेरे लिए इन दिनों, या पहले भी हमेशा मेरे साथ यही शॉट रहा है कि मेरे ऊपर है ना टॉर्चर हुए, लाइक कभी सोसाइटी का, कभी फैंस का, कभी फैमिली का, जो मेरे अपने हैं, जो मेरे साथ के लोग हैं, उनके वजह से ही मैं सहता हूँ, भुगतता हूँ, बहुत सारी चीजें मेरे को झेलनी पड़ती, सहनी पड़ती है, और मैं अकेला रहना चाहता हूँ, अकेला टाइम स्पेंड कर रहा हूँ। तो
मेरा मेंटल स्टेट बेहतर होते जा रहा है दिन ब दिन, और चीजों के साथ मैं जैसी नई चीजें बनाने के लिए जो बैठ रहा हूँ, नया काम जो कर रहा हूँ, मेरा जो पैशन है, मेरा जो टैलेंट है, वो मुझे वापस ला रहा है और मैं वापस जोन में आ रहा हूँ, धीरे धीरे आ रहा हूँ। थोड़ा वक्त लग रहा है लेकिन मैं जोन में आ रहा हूँ, और जब मैं पूरी तरह आ जाऊंगा जोन में तो फिर मैं रुकूंगा नहीं, फिर मैं कंसिस्टेंट रहूंगा, फिर मैं हर तरह से अपने आप को सही रखूंगा, मेडिकली, फिजिकली, मेंटली, हर चीज से मैं अपने आप को दुरुस्त रखूंगा। ग्रेट भाई, बहुत अच्छा लगा कि आप वापस आ रहे हो, आप उन चीज़ों पे जैसे आपने बताया कि मैं गायब हो गया था फिजिकली, मेंटली, अब उसको आप ओवरकम कर रहे हो और एक बेहतरीन इंसान बनकर ग्रेट आर्टिस्ट और पूरा फिट होकर आ रहे हो। मैंने ये सवाल इसलिए पूछा था भाई क्योंकि जब आप थे ही नहीं तो बहुत सारे वीडियोस बने, नेजी ड्रग्स करता है, नेजी का डाउनफॉल हो गया, नेजी गायब हो गया, नेजी के गाने नहीं चल रहे, वो गानों में ऑफ बीट है, बहुत सारे मीम्स बने जो मतलब मेरे को आई नो यू बहुत सालों पहले से, फर्स्ट इंटरव्यू हमने दिल्ली में किया था, राइट फिर हमने बॉम्बे 70 में भी किया था, तो और मैं उससे पहले से आपका म्यूजिक सुनता था। तो मेरे को एज अ भाई या एज अ फैन ऑफ योर म्यूजिक मेरे को बड़ा बुरा लगा कि ये जनरेशन क्या है, नीजू को सिर्फ एक मीम की तरह यूज कर रही है, मतलब उसको अभी उसका डाउन, ही इज नॉट इन अ गुड स्टेट, तो आप उसको इस तरह से ट्रीट कर रहे हो। हाँ, नहीं, मुझे लगता है ये नए लड़कों को थोड़ा जो नए बंदे हैं अभी, उन लोग को कैसा, लोग मजा करने पे ज्यादा कंसंट्रेशन है, उन लोग को पता नहीं कि किसी के दिल का हाल क्या है, कौन सी सिचुएशन में, उन लोग के लिए वो प्रायोरिटी नहीं है, उन लोग को मजा करना है, एंजॉय करना है। तो उन्होंने उस चीज का मजाक उड़ाया और मतलब हल्के में लिया मुझे बहुत दिनों तक, तो उससे मुझे एक अच्छा ही डायरेक्शन मिला कि अब इन लोगों का मुंह बंद करना है। और मतलब मेरे को फर्क नहीं पड़ता है पहली बात तो कि कौन मेरे बारे में क्या बात कर रहा है, मेरे को पता है मेरे जो सिलेक्टिव फैंस है, जो मैं जिनको जानता हूं, उन लोग बहुत अच्छे से मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, लड़ाई में मेरे साथ खड़े, तो मैं उनके लिए काम कर रहा हूं और उनके लिए मेहनत कर रहा हूं, उनके लिए वापस आ रहा हूं। मुझे उनको एक गिफ्ट देना है कि उनको ये जो बुरा लगा ना कि मैं नहीं था सीन में, ऑफ बीट था या जो भी मैं गायब था, तो उनको बुरा लगा है, मेरे फैंस को बुरा लगा है, और मुझे उतना बुरा नहीं लगा है, लेकिन मेरे फैंस को बुरा लगा तो वो मुझे वैसा बुरा लगा कि मेरे फैंस को क्यों बुरा फील करवाया तुमने। तो मैं अभी बहुत सारी चीजें ऐसी करूंगा जिससे लोग कुछ बोल नहीं पाएंगे। फिर समझ रहे हो, मीम बनाना तो मुझे भी मजा आता है भाई, मैं भी मजे करता हूं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी रहती है ना जो कहीं एक बाउंड्री रहती है, एक लिमिट रहती है मजाक उड़ाने की किसी के भी। तो मैं वैसा टाइप का मजाक किसी के साथ करता नहीं हूं, और जो भी मैंने हरामीपना किया रहूंगा ना उसका मैं भुगत रहा हूं। तो ये बात भी समझ में आती है कि हरामीपना तुम करोगे तो तुमको भुगतना पड़ेगा। थोड़ा मोड़ा भी तुम साइड से भी आड़ा टेढ़ा कुछ भी ऐसा करेंगे ना जिससे किसी का दिल दुखे, तो तुम्हारा भी दिल दुखेगा। तो ये कर्मा का ये निजाम है, ऊपर वाले का ये निजाम है, ऊपर वाले ने बनाया ही ऐसा इस दुनिया को। तुम जो डालोगे तुमको वैसा भरने मिलेगा, जो भरेंगे। अगर अच्छा खुशियां बांट रहे हो, मोहब्बत बांट रहे हो, दिल से प्यार मोहब्बत बांट रहे हो हर जगह, तो तुमको हर जगह से वही सब मिलेगा। तुमने एक आध जगह अगर शॉर्ट दिखाया है तो तुम्हारे साथ शॉर्ट होंगे। तो मैं गायब क्यों था वो ये वजह किसी को पता नहीं है। पब्लिक को लग रहा है कि मैं फालतूगिरी कर रहा था या मैं अपनी ख्वाहिशात पूरी कर रहा था, अपने डिजायर्स के पीछे था, पब्लिक को लग रहा है ऐसा, लेकिन कुछ और ये कर रहा है। हाँ, वही सब, वही डिजायर्स पूरी करना, नफ्स को फॉलो करना, अपने गलत डायरेक्शन में जाना, फोकस नहीं रहना। तो ये सब के पीछे अलग वजह है, एक बहुत डीप और गहरी वजह है जो लोगों को नहीं पता है। समझ रहे हो, मेरे पर जो प्रेशर रहता था, जो मेरे साथ शॉर्ट हुआ वो किसी को पता नहीं, जो हकीकत में शॉर्ट हुआ वो किसी को पता नहीं, और ना कोई मीडिया बोलेगा, ना कोई और चीज बोलेगी, ना मैं खुद बोलूंगा मेरे साथ क्या शॉर्ट हुआ। वो मेरे गानों के थ्रू लोग गैस करते रहेंगे जिंदगी भर। तो मैं आऊंगा और जाऊंगा, ये मेरा स्टाइल है ब्रो। मैं आता हूँ, गाना रिलीज करता हूँ, चले जाता हूँ। लेकिन जो गाने मैंने हल्के में लिए, जो गानों पर मैंने ध्यान नहीं दिया, जिनका टेक्निकलिटीज प्रॉपर नहीं है, उसके लिए मैं फुल अग्री करता हूँ ब्रो कि मेरी गलती थी, क्योंकि मैंने हल्के में लिया। जब इंसान के पास सब कुछ आ जाता है ना, तो वो चीजों को हल्के में लेने लगता है। मेरे पास सब कुछ था, मेरे पास बहुत सारे पैसे थे, बहुत सारी चीजें थी, बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे थे, सब मेरे पीछे थे, मैं सबसे ऊपर था। तो मुझे ऐसा लगा कि अब सब कुछ हो गया है, अब मैं मेहनत क्यों करूं। ये मेरी सबसे बड़ी वजह है कि मैं नीचे क्यों आया। और मुझे पता चला कि मेहनत करने से और फोकस रहने से ही तुम्हारा काम सफल होएगा। वो तुम्हारी लक नहीं चलेगी, तुम कितने हार्ड पहले थे वो नहीं चलेगा, वो सब कुछ नहीं चलेगा। तुम जब तक फोकस रह के सच में मेहनत नहीं करते हो, जब तक तुम
ऊपर नहीं आओगे, सामने नहीं आओगे, और तुम्हारी कला की तारीफ, जो भी तुम चाहते हो अपने मकसद, कला को रिलीज करने के मकसद से जो तुम चाहते हो, तभी पूरा होगा जब तुम मेहनत डालोगे, 100% डालोगे। तो मैं लेजीनेस में था भाई, मैं तुमको सच बताऊं तो मैंने हल्के में लिया चीजों को, हल्के में लिया, बहुत बहुत लेजी हो गया था कि अब तो मुझे सब कुछ मिल गया है, अब मैं क्यों मेहनत करूं। तो ये एक बहुत बुरा थॉट था। मुझे 10 से ज्यादा सेल्फ रियलाइजेशन हुए, 10, 15, 20 ऐसे सेल्फ रियलाइजेशन हुए जिसके ऊपर मैंने लिस्ट बनाया क्या क्या मुझे रियलाइज हुआ। मुझे बहुत सारी चीज रियलाइज हुई। तो जो मेरे साथ हुआ लाइफ में वो भी जरूरी था। ऊपर वाले का प्लान है भाई, सब ऊपर वाले ने जैसा लिखा है, जो अपनी तकदीर में लिखा है वो अपने को मिलेगा। तो मेरे तकदीर में लिखा हुआ था कि मैं ऐसा फेस देखूं, और मुझे सबक मिला उससे, मैंने बहुत कुछ सीखा उससे, और अब मैं तैयार हो रहा हूं वापस आने के लिए। धीरे 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 मेरी मुश्किलें आसान होते जा रही है। मेरे घर से परमिशन मिल रही है, मेरे एरिया वाले बोल रहे तू कर। तो मेरा एरिया, मेरा घर, मेरी सोसाइटी, मेरे लोग, मेरे फैंस, इन सब के साथ मिलके, इन सब की रजामंदी के साथ मैं आगे आने वाला हूं। पहले ऐसा नहीं था। पहले मुझे सब अपोज करते थे, हर जगह से मुझे सब मेरे अगेंस्ट थे कि जो तू कर रहा है वो गलत है वगैरह वगैरह। तो अब चीजें बेहतर हो रही है मेरे लाइफ में। बस दुआ करो कि अब मैं सीधा चलूं और सीधा जाऊं, सीधे डायरेक्शन में जा रहा हूं, क्योंकि मेरे आर्ट का मुझे खुद अहमियत पता चली, मुझे कदर पता चली, वैल्यू पता चली कि मेरा आर्ट कितना कीमती है, कितना इंपॉर्टेंट है। और इसको अगर मैं वेस्ट कर दिया, इसको मैंने बेकार कर दिया, तो बहुत नुकसान होएगा, सबका नुकसान होएगा उससे। और अगर मैंने इसको प्रोटेक्ट कर लिया और इसको लेके आगे बढ़ा तो बहुत सारे लोग का फायदा होगा, मेरा भी फायदा होगा, सबका फायदा होगा। तो मैं चाहता हूं अच्छा माहौल बने रहे। मैं माहौल को बिगाड़ना नहीं चाहता हूं। अपने आर्ट को प्रिजर्व करके रखा इतने सालों तक, उस पर और मेहनत करा, और अब सही डायरेक्शन में आगे बढ़ने वाला हूं। नहीं, ये बहुत सही है भाई। आपको रियलाइजेशन हुआ कि मैंने ये चीज की थी, ये गलत थी। आपको रियलाइजेशन हुआ कि भाई भगवान ने ये, अब वापस आप उन चीजों से निकल कर वापस आगे काम कर रहे हो। वो मेरे ख्याल से सबसे बड़ी अचीवमेंट है एज अ ह्यूमन। आपको रियलाइजेशन हुआ कि ये मैंने गलत किया, ठीक है भाई, इसका मेरे साथ कर्मा हुआ, मुझे पता लगा, अब मैं वापस कर रहा हूँ। दैट्स अ ग्रेट थिंग। बट बहुत सारी आपके फैमिली और रिलेटिव से प्रेशर था कि म्यूजिक मत कर, तो इस वजह से भी आप म्यूजिक से थोड़ा ऑफ हो गए थे? हाँ, बिल्कुल। मुझे इतना प्रेशर था घर से और फैमिली से कि मैं उस वजह से कुछ कर नहीं पाता था। मैं अटक जाता था, कुछ भी चीज कर रहा हूँ मेरे को वही थॉट आ रहा है। मैं स्टूडियो में हूं तो मुझे वही थॉट आ रहा है, मैं स्टेज पे हूं तो मुझे वही थॉट आ रहा है। ये बात कोई समझ नहीं सकता, सबके लिए बहुत मुश्किल है ये बात समझना। सबको लगता है कि मैं एक्सक्यूजेस मेक कर रहा हूं वगैरह वगैरह, लेकिन मेरे शूज में आके देखो ब्रो, तुम लोगों को नहीं पता मैं किस दौर से गुजर रहा हूं। मेरे माँ बाप ने मुझे पाला पोसा बड़ा किया, और मैं उनकी वफादारी और उनकी नाफरमानी नहीं कर सकता, उनकी फरमाबरदारी में हूं। जो बोलेंगे वो करूंगा, जो बोलेंगे वो करूंगा। मैं अभी तक अपने माँ बाप के अंडर और उनके अंडर रह के ही मैंने इतनी सारी गाने निकाले। जो भी मेरे गाने आए ना, मैं हमेशा इस तकलीफ में था। कभी भी मेरे को फ्री नहीं होने मिला कि घर वाले ने मुझे कभी भी ग्रीन सिग्नल नहीं दिया कि तू कर, देखो जो करने का है। हमेशा मुझे बंद रखा, मना करते गए। तो उस वजह से मैं बहुत गलत चीजें करा। लाइव मेरे साथ शॉर्ट हो रहा है, मेरे दिमाग में थॉट्स आ रहे हैं, मैं लाइव गा रहा हूं, परफॉर्म कर रहा हूं, और मेरे दिमाग में थॉट्स आ रहे हैं। मेरे ऊपर प्रेशर है, एक तरीके का प्रेशर है। अरे माँ, अब घर पे क्या बोलूंगा, अरे माँ, घर वालों का कॉल आ रहा है, मेरे को सताया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है। तो वैसी चीज में से निकल कर बाहर आना आसान नहीं है। तो मेरा फोकस शिफ्ट होते जाता है, समझ रहे हो। मैं घर वालों को पटाऊं या म्यूजिक करूं तो बहुत मुश्किल है मेरे लिए, वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता तुमको। मेरे आर्ट में भी बहुत फर्क पड़ा उसके वजह से। जैसे घर वालों का ही तोहफा है, मेरे को ऐसा लगता है मेरे माँ बाप से मुझे मिला, जो भी मिला, जो कलाकारी, जो गुण मेरे अंदर आए, मेरे माँ बाप के थ्रू आए। तो एक ना एक दिन उनको समझना है। मेरे दादाजी जिंदा होते तो शायद वो समझ जाते कि मैं क्या कर रहा हूँ। और बहुत सारे मेरे फैमिली के लोग समझते हैं लेकिन बोल नहीं पाते, छुपा के रखते, क्योंकि उनको सबको खौफ है, ऊपर वाले का खौफ है कि अलाउड नहीं है हमारे रिलीजन में, कैसे कर रहा है। तो मैं एक तरीके से ना एक ऐसी जगह बना रहा हूं ना जहां मैं अपने घर वालों को राजी करके ये काम कर सकता हूं। और मैं इसका सल्यूशन निकाल रहा था कई सालों से। तो अभी भी मैं इसका सल्यूशन निकाल रहा हूं। ऑलमोस्ट मुझे पता चल गया है क्या करना है। मेरे घर वाले राजी होने वाले हैं मुझसे, क्योंकि मैं उनको बोलूंगा कि मैं उनको ये बोल रहा हूं कि जो मेरा आर्ट है वो अलग है, जो मेरा प्रोफेशन है वो अलग है। तो आप मेरे प्रोफेशन से अगर सहमत है तो मुझे अपना काम करने दो, और मैं सुमड़ी में अपना आर्ट करने वाला हूं। तो मैं कहीं ना कहीं से तरीका निकालने वाला हूं और कहीं ना कहीं से वापस आने वाला हूं मेरे फैंस के लिए और
नेजी दबा के लिए, इस आर्ट फॉर्म के लिए, हिप हॉप के लिए ब्रो। यस सर, मतलब हम भी चाहते हैं कि फुली तरीके से नेजी द वापस आए, क्योंकि देखो आपने इतनी सारी बातें की, बताया कि किन किन चीजों से आप गुजर रहे थे, अभी अपने मोम डैड को आप राजी करो, वो सब चीजें धीरे धीरे जैसा मतलब होंगी और जरूर होंगी, फिर नेजी दब्बा जो हम जानते हैं वो वापस आएगा, ठीक है, वो आ चुका है। और मैं अभी एक कमेंट ही पढ़ रहा था कि कोई आपका फैन था बहुत तगड़ा, उसने एक कमेंट किया था बहुत अच्छा कि टुडेज जनरेशन डजंट नो व्हाट नेजी हैज कंट्रीब्यूट टू द हिप हॉप सीन। राइट। आपके बहुत सारे फैन हैं, आज भी ये मल्लिका गाना आया, उसके लिरिकल वीडियोस इंस्टाग्राम पे लोग डाल रहे हैं, पीपल वर टॉकिंग अबाउट, आप फ्रैंकली बताता हूँ कि सेकंड वर्स नेजी का बहुत खतरनाक था, नेजी इज बैक, सब बात कर रहे हैं। तो एक फैन है, एक चाहने वाले हैं जो चाहते हैं कि नेजी आए, जी नेजी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मल्लिका जो मेरा काम था, ये एक एक्सपेरिमेंट जैसा था कि नेजी के जो फैंस हैं उन लोग सब सरप्राइज्ड है कि मैंने ऐसा लव ट्रैक क्यों निकाला। अब इसके पीछे बहुत सारी वजह है। पहली तो ये है कि मैं कुछ एक्सपेरिमेंटल करना चाहता हूँ, कुछ अलग करना चाहता हूँ। हर आर्टिस्ट के पास बहुत सारे वेरिएशन होते हैं, वर्सटाइल होना चाहिए, सब बोलते हैं। अब मैं जब नया कुछ देता हूँ तो उन लोग शॉक हो जाते हैं कि ये क्या दिया तूने। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे उनको समझ में आएगा। अभी सेकेंड वर्स वाकई में मैंने ऐसा बनाया, तो फर्स्ट वर्स भी बहुत सारे लोगों को समझा रहेगा, किसी किसी को नहीं समझा। तो ऑडियंस किसके पीछे भाग रही है? ऑडियंस को चाहिए आसान स्टफ, जो स्टफ आसान लग रहा है वो उनको पसंद आ रहा है। और मैं थोड़ा कॉम्प्लेक्स कर रहा हूं तो वो उनको पसंद नहीं आ रहा है, उनके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा है, क्योंकि सबको दिमाग इस्तेमाल नहीं करने का है, समझ रहे हो? सबको आसानी से जो मिल रहा है बस वही चाहिए। हाँ, प्लेट पे चाहिए। तो मुझे लगता है जैसे जैसे मैं ट्रैक्स निकालते जाऊंगा सब मेरे फैंस सहमत हो जाएंगे। धीरे धीरे एक एक ट्रैक करके, एक एक चीज एक एक टाइम पर करके उन लोग सब सहमत हो जाएंगे और सब खुश हो जाएंगे वापस कि मैं वापस आ रहा हूँ। और नए बच्चों को भी समझ में आएगा कि मैंने क्या किया वो हिप हॉप के लिए, उनको पता नहीं है। और जिनको पता है उनको मेरे लिए उतना काफी है, जिनको पता है उनको पता है। और धीरे धीरे नए बच्चों को भी समझ जाएगा मैं क्या कर रहा हूँ। और मेरा नए बच्चों के लिए भी बहुत सारा मैंने कॉन्सेप्ट निकाला हूँ, रेलेवेंट कॉन्सेप्ट, तो वो सब भी मैं करने वाला हूँ। तो मुझे तो बस यूनिटी चाहिए। बहुत सारे जो नए बच्चों के बड़े भाई लोग हैं या जो पेरेंट्स वगैरह, उन लोग बताते हैं नेजी के बारे में, ब्रो ऐसा नहीं वैसा है। नेजी बोले तो आफत असल। तो उन लोग के दिल और दिमाग पे जो असर हुआ वो नए बच्चों के दिल और दिमाग पे भी होना चाहिए। धीरे धीरे वो कैप्चर करने का है, वो सारी जगह भी कैप्चर करने का है, क्योंकि गंदगी उन लोग के दिल और दिमाग में नहीं जाना चाहिए। इतना तो मुझे समझ में आया कि गंदगी नहीं जाना चाहिए, कि गाली गलौज हो रही है, लड़कियों के बारे में बुरी बात हो रही है, क्योंकि वो सीखेंगे तो वही करेंगे और उससे माहौल खराब होगा, कल्चर के ऊपर एक धब्बा लग जाएगा। तो मैं चाहता हूँ ऐसा धब्बा ना लगे। और हिप हॉप का नाम पहले ही खराब है, तो मुझे लगता है कि मेरा रहना सीन में बहुत जरूरी है। मेरे वजह से एक बैलेंस रहेगा। और प्लेलिस्ट में बहुत सारे गाने, अगर तुमने 4 गंदगी सुने, एक अच्छा गाना सुन लिए तो तुम्हारा मन फ्रेश हो गया, तो तुम पाक साफ हो गए एकदम, दिमाग तुम्हारा सही काम करने लगा। तो अपने को वैसा रोल प्ले करने का धीरे धीरे। अपन किसी के अगेंस्ट नहीं है, सब अपना अपना स्टाइल कर रहे, लेकिन मुझे जो करना है ना वो फुल हार्ड स्टफ करने का ब्रो, जो जैसे मैं पहले करता था, जिसके लिए मैं जाना चाहता हूँ। तो वो हार्डकोर स्टफ भी आ रहा है। जी बिल्कुल भाई, ऑल द बेस्ट नेजी भाई, की फ्यूचर में जो भी हार्ड स्टफ आ रहा है या रोमांटिक की आते जाए। जी जरूर, बिल्कुल, अब आने वाला हूं मैं वापस। एक सॉन्ग है आपका जो कि बहुत कल्ट है, जो मुझे लगता है कि वो, और बहुत सारे लोग ऐसे मानते हैं कि बॉम्बे हिप हॉप सीन मैप में उस सॉन्ग से आया था, आफत। उसके बारे में जरा बताओ यार, उसके बारे में कभी हमने खुल के बात की नहीं। आफत मतलब वो सबने सुना तो पूरा सब लोग जाग गए कि भाई ये कौन है। उस टाइम पे बॉम्बे से ये तो मैं बॉम्बे का सीन स्टडी कर रहा था, मुझे पता था डिवाइन कौन है, और जब किसी को नहीं पता था एस कौन है, और किंगा राइम्स और आंकोर और ब्रदरवी। उस जमाने में मतलब ट्विटर पे ऑर्कुट पे शॉर्ट होते थे। वो टाइम पे मैं इन लोग को चुपचाप स्टडी कर रहा था। मैं देख रहा था इन लोग सब इंग्लिश में रैप कर रहे, इंग्लिश में रैप करे। बार्स तो हार्ड है, बैटल कर रहे, साइफर कर रहे, लेकिन सब इंग्लिश में रैप कर रहे। तो हम लोग भी इंग्लिश में रैप करते थे। हम लोग स्कूल साइफर में, कॉलेज साइफर में इंग्लिश में रैप करते थे, सब इंग्लिश में रैप कर रहे थे। तो हिंदी में रैप कर रहे थे, शर्म आती थी, थोड़ा ऐसा लगता था कि अरे यार ये तो वर्नाक है बुरे, मतलब इज्जत गिरती थी और एक्सेंट नहीं निकलता था, बहुत सारी चीज होती थी। तो मैंने एक रिसर्च किया बहुत सालों तक, तो मुझे पता चला किस चीज की कमी है।
मुझे पता चला कि इन लोग असली रहने से डर रहे, तो मुझे लगा कि शायद मैं इन लोगों को बता सकूं एक तरीका जो हिंदी रहे, हिंदी उर्दू बम्बैया भाषा रहे, लेकिन वो भी स्वैग में रहे, इतना ट्रेंडी लगे ना, इतना इतना बिल्ला कैची लगे ना, इतना इमोशंस बाहर में आए ना कि उन लोगों को एहसास हुए कि ब्रो इससे शर्माना नहीं है, इसको तो बिंदास करना है, इसको हक से करना है, इसको ऐसे करना है। तो मुझे ये बात समझ में आई और फिर मेरे दोस्त के साथ एनक्यूब के साथ और मेरे स्किज़ोफ्रेनिक्स क्रू के साथ मैं जैम करने लगा और वो जैम करते करते मैंने हिंदी फ्री स्टाइल रैप शुरू किया, हिंदी रोज साइफर करते थे, हिंदी में रैप करना शुरू किया। तो मुझे पता चला इसमें तो कोई सीमा ही नहीं है, कोई सीमा नहीं है, कोई किसी भी हद तक तुम रैप कर सकते हो, राइम कर सकते हो, इन राइम्स, मल्टीपल सिलेबल, ये सब हिंदी में जब आने लगा ना तो बहुत सारा इंटरेस्ट पैदा हुआ कि क्यूरियस हुआ मैं कि मुझे ऐसा करके भी देखना है, वैसा करके भी देखना है। ऐसे ही करते करते वो क्यूरियोसिटी ने और उस लगन ने, उस मतलब ऐसे टाइम पे था कि मेरे साथ बहुत कुछ हो रहा था। कॉलेज वाले बोले तू काम का नहीं है, घर वाले बोले तू काम का नहीं है, एरिया वाले बोले तू काम का नहीं है। अरे भाई मैं काम का नहीं हूं, मेरे को गुस्सा आया, मैं बता सकता हूं कि मैं कितने काम का हूं। तो मैं पूरे गुस्से में और पूरे पैशन के साथ मैंने हद कर दी। मैं बोला ये मेरी हद है ब्रो, और वो मेरे से मुझे पता नहीं था उसके बाद क्या होएगा। मैंने सिर्फ बॉम्बे सीन को दिमाग में रखा था कि बॉम्बे के सीन की पब्लिक को पता चलेगा कि ऐसा कुछ आ रहा है। तो सिर्फ बॉम्बे के सीन को दिमाग में रखते हुए मैंने आफत रिलीज किया था और मेरे एरिया में लोग मुझे पहचानते थे, मैं बहुत फेमस था नेजी से पहले। ओके, यानी नेजी से पहले भी मैं फेमस था। किस चीज के लिए फेमस थे आप? मस्ती करने में। अच्छा, शरारती बच्चा 302। हाँ ओके, मेरे बहुत सारे नाम थे भाई, मेरे को बहुत अलग अलग नाम से लोग जानते थे मेरे एरिया में। मुझे लोग पहचानते थे कि अच्छा ये वो अगला मदीना का 37 थर्ड कॉलोनी का, सेंट जोसेफ का अगला, सब पहचानते थे मेरे को देख के। तो मेरा ऑन ग्राउंड जो प्रमोशन था, बहुत मार्केटिंग बहुत रावस थी पहले से। हाँ। पहला गाना आया मेरा, सब स्प्रेड कर दिया कि पहले से पब्लिक पहचानती थी कुर्ला में कि अपन है करके एग्जिस्ट करते अपन। सब बोले अरे माँ इसका गाना क्या बोल रहा है, अरे माँ क्या हार्ड चीज बोल रहा है। घर वाले, कॉलेज वाले सब अचंभे में, शौक हो गए। बोले ये तो ऐसा कैसा काम कर दिया इसने, मतलब ये क्या शॉट दिखाया। तो मुझे बहुत मजा आया, मैं उस टाइम पे बहुत पैशनेट था। वो मैजिकल, वो नेचुरल जो भी था ना, आफत का जमाना नेचुरल था ब्रो। अभी 2014 में 2024 में उसको 10 साल हो जाएंगे। वो ऊपर वाले का किया हुआ है सब, करिश्मा है एक। मुझे पता नहीं था इतना सब कुछ होगा, लेकिन बहुत कुछ हुआ। वो भी एक आईपैड से। हाँ, एक आईपैड से गाने भी। तो मुझे स्टूडियो जाने के लिए ना बहुत हिचकिचाहट होती थी कि मैं स्टूडियो जाऊंगा, इन लोग सब इंग्लिश लोग रहेंगे, इन लोग मेरे को कैसा ट्रीट करेंगे वगैरह वगैरह। मैं सोचता था, थोड़ा हिचकिचाता था, थोड़ा शर्मीला था वो टाइम पे। मैं सुमड़ी में काम करने का था और अपने से करने का था, खुद से करना है। तो डैड ने आईपैड गिफ्ट किया था, उसका मैंने ये फायदा उठाया, ये इस्तेमाल किया कि उसमें मैंने गैराज बैंड डाउनलोड किया। और मैं बहुत स्मार्ट हूँ मतलब टेक्नोलॉजी। हाँ, उसमें घुस गया मैं फटाफट गैराज बैंड में मिक्स मास्टरिंग करके, बीट डाउनलोड करके, लूप पे लगा के खुद ही प्रोड्यूस किया, खुद ही मैंने उसका गाना बनाया फटाफट। और सब 5 दिनों के अंदर किया, ना नहाया, ना सोया, ना खाया, ना पिया, उसके अंदर घुस गया। उसके अंदर फुल घुस गया। बहुत मेहनत किया और मुझे पता नहीं था ऐसा रिजल्ट रहेगा। फिर उसके बाद से तो मतलब मैं पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। यस, वो तो मतलब जो फटा पूरा सीन बदल गया। अच्छा, उसमें एक सरकाज़म है जो बहुत लोगों को पता नहीं है। बहुत लोगों ने उसका मजाक भी उड़ाते रहते हैं, ऐसे कि वो जो एक्सेंट था when you was doing that English rap, वो एक्सेंट के पीछे क्या स्टोरी है? वो एक्सेंट फनी एक्सेंट है ब्रो। वो इंडियन एक्सेंट है असल में। मैं वैसे एक्सेंट में अभी रैप नहीं करता हूँ। और मुझे बाद में पता चला कि वो मेरा बचपना था, जो भी था। मैं गुस्से में आ गया था ब्रो। मेरे को किसी ने बोल दिया तुम लोग इंग्लिश में, मेरे को बोलने का था कि हम लोग इंग्लिश में भी हार्ड है। वो प्रूव करने के चक्कर में आफत में मैं हिंदी में इंग्लिश बोल रहा हूँ, और मैं हार्ड हूँ। बस मुझे ये प्रूव करने का था कि मैं हार्ड हूँ। तू मेरे को हल्के में मत ले। देख, मेरे को इंग्लिश अच्छे से नहीं आती तो क्या हुआ, तू मेरे को हल्के में नहीं ले सकता। तो मैंने अपनी इंग्लिश सामने लाया, पेश किया। और वो जानबूझ के मेरा एक्सेंट वैसे ही रखा मैंने। जैसा मेरे से एक्सेंट निकलेगा वैसा एक्सेंट डालूंगा, लेकिन इंग्लिश बोलूंगा और ठसाऊंगा इन लोगों को। कोई भी इंग्लिश का बंदा मेरे को ठसा नहीं सकता। ये बात मैंने समझ लिया। और मेरे कॉलेज में इंग्लिश बोलने वाली पब्लिक मेरे को ठसा रही थी। तो उन लोगों को ऐसा मैंने रिप्लाई दिया, उन लोगों को ऐसा हैंडल किया कि मैंने आफत का गाना निकाला और फुल इंग्लिश में मैंने उसमें वचन दिया कि भाई मैं भी इंग्लिश बोल सकता हूँ, इंग्लिश में भी रैप किया जा सकता है वगैरह वगैरह। और जानबूझ के ऐसा एक्सेंट रखा। और इंडियन एक्सेंट में बात किया जो अमेरिकन लग रहा है, तो बहुत फनी है मेरे लिए भी, बहुत फनी है। मेरे को अभी भी हंसी आती है वो देखकर, तो मजा भी आता है
कि कितना गुस्से में है ये बंदा, ये मतलब उसकी हरकत देख के किस वजह से कर रहा है ये, जो मुझे पता चला तो और हंसी आई, मुझे बहुत मजा आया। मुझे बहुत मजा आया, मैं अपने आप की फिल्म लेते रहता हूँ। हाँ मतलब देखो सही भी है, देखो इट्स अपनी फिल्म भी ले रही है गुड वे, लेकिन आफत सुपर कल्ट उसकी एक लेगेसी है, लोग उस गाने को बहुत प्यार करते हैं और अभी भी अभी भी लोग उसके बारे में बात करते हैं। देखो उसकी उस गाने की ग्रेटनेस है कि लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं। मुझे ये जानना है भाई कि जब आप व्हेन यू आर नॉट वेल, जब आप सीन से गायब थे, तो किन किन लोगों ने फ्रॉम द इंडस्ट्री पूछा कैसा है, ठीक है, यू नीड एनी हेल्प, किसी ने आपको रीच आउट किया किसी ने? बहुत कठिन सवाल पूछा है तुमने यार। मैं नहीं चाहता हूँ कि लोग कैसे दुनिया को पता चले। अच्छा। मुझे जिसने पूछा, मुझे मेरे घर वालों ने पूछा सबसे पहली बात। मेरे घर वालों ने सपोर्ट किया। जो नाराजगी मुझे घर वालों से थी वो दूर हो गई। उन्होंने मुझे रैप करने नहीं दिया, लेकिन जब मैं ऐसे हालात में था तो मुझे बहुत सपोर्ट किया। कोई नहीं तुमको काम आएगा ब्रो, तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे भाई बहन। ये बात मुझे रियलाइज हुई और ये सबसे बड़ा सबक मैंने सीखा कि जब मैं ऊपर था तो सब आगे पीछे, अरे नेजीबा ये वो। तो मैं शिकायत तो नहीं करना चाहता हूँ और ना मैं ये बताना चाहता हूँ कि रियलिटी क्या है, वटाओ ये सब। मैं बस यही बोलूंगा कि घर वालों ने सपोर्ट किए और मेरे जो सच्चे फैंस थे वो खड़े, आज भी खड़े। हाँ सही, ठीक है भाई। मतलब ये फैक्ट है, यूनिवर्सल फैक्ट है। लोग, बहुत सारे लोगों को बाद में पता चलता है, लेकिन ये सच है। अगर पहले पता चल जाए तो ज्यादा बेटर है कि घर वाले वो होते हैं जो शुरू से लेके एंड तक, जी बिल्कुल, चाहे आपने गलत किया हो, कुछ भी किया हो, वो आपके साथ वहां खड़े रहेंगे, कोई हो ना हो, वो खड़े रहते हैं। और मुझे कोई शिकायत नहीं है। मुझे ऐसा लगता है अल्लाह ताला चाहता था कि मैं सच्चाई का सामना करूं और देखूं ये दुनिया कैसी है, रियलिटी पता चले। मुझे सब कुछ पता चल गया ब्रो, एक ही बार में, एक ही फेज में मुझे बहुत सारा कुछ पता चल गया, सब देख लिया ब्रो। और वही मतलब ऊंचाई भी अपन ने देखे और उस वक्त कैसा टेम्परामेंट रहता है और कैसा कम्युनिकेशन रहता है, और उसके बाद जब तुम गिरते हो तो कैसा कम्युनिकेशन रहता है, ये सब मुझे पता चलते गया धीरे धीरे। अभी ऐसा तो नहीं है कि मैं हमेशा नीचे रहूंगा, इंशाल्लाह भाई। मैं अभी यहाँ से जब ऊपर जाऊंगा तो मुझे पता है अभी कि क्या किसको पूछना चाहिए। अपने घर वालों को ही पूछो, क्योंकि वही तुमको पूछने वाले हैं। तुम्हारे चढ़ाव में, उतराव में, हर जगह तुम्हारे साथ रहने वाले। तो तुम्हारे घर वाले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो तुम्हारा क्लोज फैमिली होता है। जो मुझे ऐसे सपोर्ट मिला ब्रो, ऐसा तो नहीं बोलूंगा नहीं मिला। और बहुत सारे लोग ने मेरे एटीट्यूड के वजह से भी ऐसा सोचा कि इसके साथ ऐसा होना चाहिए भाई, इसको ये हाल में छोड़ दो। अच्छा, हाँ, बहुत सारे लोग ने ऐसा भी सोचा। हाँ, ये मैंने भी वैसे रूमर सुने कि नीजे का एटीट्यूड सडनली चेंज हो गया। वो अब सीधे मुंह बात नहीं करता, आसपास के लोगों से भी। मतलब ये मैं एज अ भाई की तरह आपको बता रहा हूँ कि ये रूमर्स थे। नीजे का एटीट्यूड बहुत अलग हो गया, बिल्कुल ही इज अ चेंज गाय नाउ। हाँ, इस पे मैं बात करना चाहूंगा। देखो, एक तो होता है ह्यूमिलिटी और एक होता है प्राइड। और जब तुम काम करने लगते हो, तुम्हारा काम अच्छा हो जाता है, बहुत अच्छा हो जाता है, सबसे अच्छा हो जाता है, तो तुम्हारे अंदर वो प्राइड बढ़ते जाता है। और ह्यूमिलिटी अगर नहीं बढ़ रहा है प्राइड के साथ, तो तुम गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। फिर तुम्हारा आर्ट तुमसे छीन जाता है। समझ रहे हो? जब आर्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ह्यूमिलिटी को बहुत ज्यादा बढ़ना चाहिए। तुम जितना तुम अपने आप को शांत रखोगे, नीचे हम्बल रखोगे, डाउन टू अर्थ, जितना ग्राउंडेड रहोगे ना, उतना तुम्हारा फायदा होगा। और जितना फ्लाई करोगे उतना नुकसान होगा। अभी गली से लड़का हिप हॉप कर रहा है तो फ्लाई तो करेगा ही ब्रो, उसके पास सब कुछ आ गया तो ऑब्वियसली फ्लाई ऊपर जाएगा ब्रो, एटीट्यूड में रहेगा क्योंकि उसके पास सब कुछ आ गया, उसका हक है। गली का लड़का, गरीब लड़का, उसके पास सब कुछ आ गया, पूरी दुनिया उसके पास आ गई, बैंड्रा में रह रहा है, सचिन तेंदुलकर का पड़ोसी बन गया, मर्सिडीज आ गई लिए, हाँ, वानखेड़े में परफॉर्म कर रहा है, पूरी दुनिया घूम रहा है, तो ऑब्वियसली ऊपर जाएगा ब्रो। उसकी जगह है वो, उसको जाने दो ऊपर। तुम लोग क्यों जेलस हो रहे हो? जाने दो उसको ऊपर। नहीं देने का सेल्फी भाई, मैं अलग मूड में हूं, मैं अलग जोन में हूं, मेरे को कुछ और समझ में आया, मैंने अर्न किया है। और मतलब अलग अलग मूड रहता है। अभी मुझे देने का है सेल्फी, तभी मुझे नहीं देने का था सेल्फी। तो इंसान के ना मूड पे, अभी मेरे साथ शॉर्ट हुआ है, मेरा मूड एकदम खराब है, मेरे को सेल्फी, और सेल्फी का मेरा गलत इस्तेमाल भी कर रहे हैं ना, फोटो लेके दिखा रहे इसको उसको, भाई देखिए टॉप पे ना ये मेरा भाई है, चलो आइटम पटाओ, चलो माल गिराओ, अच्छा, ये करो वो करो। तो ये सब हरकत की वजह से मैं थोड़ा कॉन्शियस हुआ था। मेरा एटीट्यूड प्रॉब्लम नहीं था ब्रो, मैं थोड़ा कॉन्शियस हो गया था। सबको सेल्फी नहीं देने का, जो सेल्फी अर्न करेगा ना, जैसे मैंने ये औहदा अर्न किया है, तो तुम सेल्फी अर्न करो ना। तुम बताओ मेरे को, तुम आफत के टाइम से फैन हो, अच्छा ठीक है, चल आजा सेल्फी ले। तुम बॉम्बे 70 पहचानते हो, नेजी दबा पता है, हाँ चल आजा सेल्फी ले। अब तुम खाली बोल रहे हो कि अगला मेरे को टीवी पे दिखा भाई सेल्फी चाहिए,
तो मेरे को मजा नहीं आया। मजा नहीं आता है ब्रो, जब मजा नहीं आता है तो वो काम मैं करता नहीं हूँ। तो बहुत सारा मेरे साथ शॉर्ट हुआ भाई, मेरे को ऐसा लगने लगा। अभी मेरे को जब मैं वापस नीचे आया तो मेरे को, मैं पीछे आके सोचने लगा कि भाई मैं वाकई में ऐसा तो नहीं हो गया था कि मेरे अंदर बहुत एटीट्यूड आ गया। मेरा एक स्कूल फ्रेंड है भाई, वो मेरे को मिला था महबूब स्टूडियो में, और मैं शॉफर ड्रिवन मर्सिडीज में आया था, वहां पर टपका था, और मैंने उसको लटकाया नहीं, उसको गिना नहीं, किसी को। तो मैं पीछे जाके देख रहा हूं कि ऐसी कौन सी वजह थी जिसकी वजह से मुझे ये देखना पड़ रहा है। तो मुझे पता चलता है कि नहीं थी वजह, कुछ चीजें मैंने सही नहीं की। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला, जो तुम नहीं सही करोगे वो तुमको भुगतना पड़ेगा ब्रो। ये ऊपर वाले का रूल है, नेचर का रूल है। तो मैंने अब जो नहीं सही किया उसके लिए मैंने सहा, जो सही किया उसके लिए मैंने अच्छे पल देखा। अब मैं ये सबको छोड़ छाड़ के सिर्फ आर्ट पे ध्यान देने वाला हूँ, कॉन्सेंट्रेट करने वाला हूँ, फोकस रहने वाला हूँ आर्ट पे। ह्यूमिलिटी, प्राइड, ये सब चीज एक तरफ, और मेरा आर्ट पे कॉन्सेंट्रेशन है। आर्ट को प्रिजर्व करो, उसको अच्छे से बनाओ, अच्छे से करो, और एक मैनेजर रख लो। अगर तुमको सेल्फी का इतना शॉट हो रहा है तो मैनेजर के थ्रू सही तरीका जो है, जो सही तरीका है ना, वो उस पे रहो। तुम अपना तरीका सही करो और सही तरीके पे रहो तो सब कुछ सही होएगा, फिर कोई शिकायतें नहीं आएगी ऐसी। और आर्टिस्ट का नाम खराब करना ना बहुत आसान रहता है। किसी का अच्छा नाम रहता है ना, उसको खराब करना बहुत मजा भी आता है कि यार इसका इतना अच्छा नाम है, ये तो ये भी है, तो वो भी है, ये तो ये भी कर रहा है, वो भी कर रहा है, इसको तो ये भी पूछ रहा है, वो भी, मतलब हर चीज में 10 on 10 है तो इसकी मारो। तो ये एटीट्यूड है जमाने के अंदर। दुनिया को ऐसा लगता है कि इसको डाउनग्रेड करे, डीफेम करे तो उन लोगों को खुशी मिलती है, लेकिन मुझे लगता है ये बहुत इविल एक्ट है भाई। मैं ये सब चीज में नहीं हूं, मेरा दिल साफ है। मेरे को तो अपने दुश्मनों से भी मोहब्बत है, उन लोगों को भी मैं समझा बुझा के बोलूंगा शांत हो जा, कहां मेरे से झगड़ने आ रहा तू। तेरे ही बाद में नुकसान, तेरा ही नुकसान होएगा हर तरह से। तो मैं दुश्मन लोग को भी मोहब्बत देना चाहता हूँ, और मैं यही बोलना चाहता हूँ कि अच्छा एनवायरनमेंट रखो। ऐसा कुछ एक दूसरे की टांग खींच के, मतलब अगर तुम अच्छा मजाक कर रहे हो जब तक ठीक है, बुरा मजाक होएगा ना तो भाई तेरा आईपी पता चलेगा, तेरे को वहीं से उठाएगा, इधर से तू बैठा है ना, सीधा तेरे को वहीं से उठाएगा, सीधा शॉट दिखाएगा तेरे साथ, बंबई 70 में किडनैप करके लाएगा, बांध के मारेगा तेरे को। तो एक लिमिट तक चीजें करनी चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। और आपने सही बोला कि इतनी सारी चीजें आपको पता लग गई ये करके, तो सेल्फ रियलाइजेशन जो होता है वो बहुत बड़ी चीज है। जी बिल्कुल। जैसे आप अभी बता रहे थे मर्सिडीज में घूमने लग गया, सब कुछ होने लग गया, सचिन तेंदुलकर का पड़ोसी बन गया, वानखेड़े में परफॉर्म कर रहा हूँ। एक और अचीवमेंट है आपकी, यू आर द फर्स्ट अंडरग्राउंड रैपर जिसका किसी एक प्रॉपर मूवी लेबल के थ्रू गाना आया था। जी बिरजू जी। ठीक है, उसके बाद आपके और डिवाइन भाई के लाइफ पे मूवी बनी गली बॉय। गली बॉय से पहले आप गायब थे, ठीक है। उसके बाद हमने इंटरव्यू किया जब आपका कमबैक हुआ। गाना आया था नैस, डिवाइन भाई एंड नेजी दब्बा, ठीक है। हम लोगों ने इसी जगह पे इंटरव्यू किया था, आप 2-3 साल बाद आए थे ये करके। उसके बाद मूवी रिलीज हुई, उसके बाद फिर गायब हो गए। तो मतलब मुझे लगता है कि इंडिया की फर्स्ट हिप हॉप मूवी थी, जब वो फटी तो वो जो फायदा उठा सकता था आपने वो बिल्कुल नहीं उठाया, फिर गायब हो गए। मैं फायदा नहीं उठाया गली बॉय का, कुछ फायदा नहीं उठाया, कुछ फायदा नहीं उठाया, क्योंकि मुझे मैं स्क्रिप्ट के साथ थोड़ा वो गया था, मेरा जो ख्याल था वो मैच नहीं किया। मुझे ऐसा लगता था स्क्रिप्ट होनी चाहिए थी मेरे बारे में, तो मैं स्क्रिप्ट लिखने के टाइम था, जब स्क्रिप्ट डेवलप हो रही थी तो मैं नहीं था, मैं कहीं और चले गया था, मैं गायब था, तो मेरी गलती है। और मुझे लगता है सब जो मूवी जो बनाई गई वो उसमें 2 रिलेशनशिप दिखाया, बाप मैं ड्राइवर हूं, ये सब ऐसी ये हकीकत नहीं है ब्रो। मैं पिस्ड ऑफ हो गया था कि ये हकीकत नहीं है। मेरी पर्सनल लाइफ पे फर्क पड़ा था कि यार मैं 2 रिलेशनशिप में कभी नहीं था, मेरे बाप ने 2 शादी भी नहीं करी, तू क्या बता रही है, मतलब मेरे को कुछ समझा नहीं हो टाइम पे। तो इसलिए मैंने उसका ज्यादा फायदा नहीं उठाया, ज्यादा इंटरव्यूज में गया नहीं वगैरह। और बहुत मैंने ऐसे ही बोला मेरी स्टोरी नहीं है, फिक्शनल स्टोरी है, क्योंकि वो थी भी फिक्शनल स्टोरी, वो असली स्टोरी है नहीं। असली स्टोरी क्या है वो मैं धीरे धीरे बताऊंगा लोगों को, और मेरे पास भी थोड़ा समझ रहे हो आइडिया आ जाएगा, तो मैं भी चीजें करूंगा ऐसी जिससे पता चलेगा कि असली स्टोरी क्या थी। और बॉलीवुड में आफत के बाद मैं पहले आया, मेरे बाद सारी पब्लिक आई, सीन की सारी पब्लिक आई धीरे धीरे, लेकिन मैं वो क्लेम नहीं करता हूं। मैंने कहीं पे भी कोई भी गानों में इतनी सिली बात नहीं बोली कि मैंने अंडरग्राउंड को बॉलीवुड में लाया, नहीं, कभी नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी जगह मेरे को लगा गली बॉय का फायदा उठाऊं, लेकिन मैं बोला देख भाई यहां तक तो मैं खुद से आया हूं, और मैं जहां पे था ना वो मैंने बिल्ड किया था, और गली बॉय ने ना मेरा हाइप ले लिया।
मैं गली बॉय का क्या हाइप लूंगा, गली बॉय ने मेरा हाइप लिया, ओके तो मेरे को जरूरत नहीं थी। मैंने बोला ठीक है अभी ये हुआ, अभी जिंदगी बड़ी है भाई, फेज बहुत सारे आएंगे जाएंगे, एक मूवी से क्या फर्क पड़ता है, वापस मूवी बन जाएगी, वापस गाने आ जाएंगे, वापस हाइप क्रिएट हो जाएगा, सब चीजें सही हो जाएगी। मैंने ये सोचा और उस पर ध्यान नहीं दिया। मैंने बोला ठीक है इसका हाइप बन रहा है, लो बम्बई हिप हॉप को, देसी हिप हॉप को, इंडियन हिप हॉप को, डीएचएच को, जिसको जिसको फायदा हो रहा है सबका फायदा हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, सबका फायदा होना चाहिए। अगर मेरे थ्रू लोगों का फायदा हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। तो मैंने अपना दिल बड़ा किया और कुछ खट्टा नहीं छोड़ा किसी के लिए भी, ऐसा नहीं सोचा कि भाई इसने मेरे वजह से फायदा उठाया या मेरे थ्रू यहां पर पहुंचा, नहीं, मैंने ऐसा भी नहीं सोचा। सबका अपना अपना जोन है, सब मेहनत कर रहे, फोकस रह रहे, लक है, सबका जोन है, सबका, सब आगे बढ़े, सब अच्छा ही हो रहा है। मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा है, वो एक वजह है उसकी। ये वजह ये है कि अल्लाह ताला ने, ऊपर वाले ने मुझे एक टेस्ट में डाला है कि क्योंकि मेरा आर्ट अच्छा है, क्योंकि मैं अच्छा गाता हूं, अच्छा लिखता हूं, मेरे साथ टेस्ट हो रहा है, आजमाइश, बहुत सारी आजमाइश है, पायनियर लोग की आजमाइश होती है भाई सबकी। मतलब मैं इसमें सीख रहा हूं, मेरा आर्ट इंप्रूव हो रहा है, मैं और अच्छा कलाकार बन रहा हूं। जितना मुझे दर्द सहने मिल रहा है, जितना मैं प्रेशराइज्ड हो गया हूं, अभी लोगों को लगता है नेजी बहुत बड़ा है, नेजी का नाम बोले तो आसमान, लेकिन अपन जमीन पे है भाई। आज की तारीख में हकीकत यह है कि अपन जमीन पे, आज तक अपन जमीन पे। तो ये भी ये एक ऐसा शॉट है ना जो नेचुरली हुआ, कोई बिलीव नहीं करेगा कि ऐसा कुछ हुआ। कोई, किसी को भी तुम बोलोगे, कोई आर्टिस्ट आया वर्ल्ड वाइड टूर करके बॉलीवुड का मूवी उसके लाइफ में बना है और वो ट्रेन में ट्रैवल कर रहा है, तो यकीन नहीं करेगा। तो ये नई यकीन करने वाली जैसी चीज हुई, नेचुरली हुई, और मेरा खुद इस पे बहुत सारा हाथ था, मेरा खुद कंट्रोल था कि मुझे फटाक से फूटने का नहीं है, फटाक से ब्लो नहीं होने का है, मैं वो शांति से रहने का है, एक एक करके एक एक ट्रैक करने का, अंडरग्राउंड रहने का है, जिंदगी भर अंडरग्राउंड रहने का है। ऐसा भी मैंने सोचा कि मुझे ये स्टाइल तो हमेशा रखने का है कि आया, ट्रैक दिया, गायब हुआ। तो इसको बोलते हैं लो की तरीका काम करने का, और ये मेरे काम करने का तरीका है। मैं फैंस से उतना ही प्यार करता हूं, अभी मैं सब कुछ सही करने वाला हूं, अभी उनको शिकायत नहीं रहेगी। अगर मैं नहीं भी हूं ना सीन में, तो भी वो मुझसे मोहब्बत ही करेंगे, क्योंकि मैं अभी जो करने वाला हूं ना, वो बहुत अच्छी तरीके से अच्छी चीजें करने वाला हूं, जो मेरे फैंस को समझ में आएगा कि अच्छा ऐसा शॉट है। या भाई फैंस भी वही चाहते हैं कि आपसे प्यार करे, पहले सबसे पहले आर्टिस्ट से प्यार करना जरूरी है, फिर जो आपके सॉन्ग्स आएंगे उनसे भी प्यार करें। आई एग्री। या मुझे लगता है मेरे गानों के थ्रू, मेरे आर्ट के थ्रू मैं अपनी स्टोरी को सामने लाऊंगा, और मुझे नहीं लगता है कि इंस्टाग्राम पे या कहीं पे ऑनलाइन जाके फटाफट चीजें, जो कंट्रोवर्शियल चीजें होती है, उन सब से भी मैं बहुत दूर हूं, और मैं अपने आर्ट को प्योर रखना चाहता हूं, और मैं अपने आप को एक्सक्लूसिव रखना चाहता हूं। बहुत ज्यादा नेजी सामने नहीं आना चाहिए ब्रो, बहुत कम आना चाहिए, और जब आना चाहिए तो अच्छे सेंस में आना चाहिए। यस, कम आओ, अच्छा। आई एग्री विथ यू। पास्ट में भाई आपने ना कुछ, क्या बोलते हैं, फ्री स्टाइल करे, कुछ इंटरव्यूज दिए, उसके बाद से एक आपको ट्रोल करा काफी, कि ये फ्री स्टाइल है, इसके लिए बहुत ट्रोल करा। वो 2-3 फ्री स्टाइल थे, एक जगह किसी इंटरव्यू में आप बता भी रहे हो कि फ्री स्टाइल ये होता है, उसके लिए काफी ज्यादा ट्रोल करा आपको। हैव यू देखे? हाँ, मैंने देखा। क्या क्या रिएक्शन था आपका? हाँ, मुझे देखकर ऐसे ही लगा कि शायद इनको पता नहीं है कि नेजी दबा क्या है, और मतलब मेरा फ्री स्टाइल इनको पता नहीं है अभी। और फ्री स्टाइल ऑफ द डोम होता है ब्रो, ऑफ द डोम कोई भी आर्टिस्ट मतलब इतना स्मूथ रहता नहीं है ब्रो, कि किसी के भी अंदर क्षमता, अलग अलग टाइप के फ्री स्टाइलर्स है आर्टिस्ट, और सिचुएशन पे भी डिपेंड करता है। अब वो सिचुएशन पे मेरे मुंह पे नहीं आया, तुम जानबूझ के वो वीडियो को ढूंढ रहे हो, उसका कट बना रहे हो, और उसको तुम प्रमोट कर रहे हो, और उसका ट्रोल कर रहे हो, मजाक उड़ा रहे हो, और तुम लोग सब एंजॉय कर रहे हो उस चीज को। तो मेरे को बहुत फनी लगा कि ऐसा कैसे दिमाग है इन लोग का, कि मतलब कुछ ना कुछ उन लोगों को गलतियां देखनी है और उसके ऊपर मजाक बनाना है। उन लोगों को असली हकीकत पता नहीं कि अंदर क्या चल रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है। और मुझे उससे ना एक मैसेज मिला कि भाई जिस दिन मेरे को फ्री स्टाइल करने का रहेगा ना, तो मैं ऐसा फ्री स्टाइल करूंगा कि इन लोग का ट्रोल बंद हो जाएगा ब्रो, बल्कि उन लोग के ट्रोल पे ही फ्री स्टाइल कर डालूंगा मैं। हाँ, वेटिंग। तो फ्री स्टाइल का पूरा सीरीज निकालने का है ब्रो। फ्री स्टाइल में मेरे को बहुत हल्के में लिया गया है, और मैं एक ज्यादा हार्ड फ्री स्टाइल नहीं करता हूँ मैं, लेकिन जो फ्री स्टाइल करता हूँ ना, वो सबसे बेस्ट है ऐसा मेरे को लगता है। सब एमसीज को लगता है कि मैं सबसे ज्यादा बेस्ट फ्री स्टाइल करता हूँ, मैं सबसे बेस्ट फ्री स्टाइल करता हूँ। तो मुझे भी वैसा लगता है कि मैं बहुत अच्छा फ्री स्टाइलर हूँ। और अब मैं कहीं फ्री स्टाइल नहीं करूंगा, मैं नाराज हो गया इन लोग से। मैं कहीं फ्री स्टाइल नहीं करूंगा, एकदम चुप रहूंगा।
और धीरे 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 ना इनको तरसाऊंगा मेरे फ्री स्टाइल के लिए ब्रो। मेरा फ्री स्टाइल सबको देखना है, क्योंकि किसी को पता नहीं है मैं कैसे फ्री स्टाइल करता हूँ। मेरे क्रू को पता है, तुम मिले रहोगे मेरे क्रू से, तुम उनसे पूछे रहोगे, वो बताया रहेगा तुमको मैं कैसा फ्री स्टाइल करता हूँ। मेरा फ्री स्टाइल है ना, उसके बारे में बात ही मत करो ब्रो, वही अच्छा है। मेरे को मजाक उड़ाओ और मजाक उड़ाओ, तुम लोगों को पता चलेगा एक दिन तुम लोग सबके सामने आने वाला हो मैं खतरनाक शॉट लेके। ठीक है भाई, उस फ्री स्टाइल का हम लोग वेट कर रहे हैं। बट जितने भी चीज के लिए आपको ट्रोल किया गया, मीम्स बने, आप जब वो सब इंटरव्यूज कर रहे थे, आपको पता था कि मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मैं एक उस मेंटल स्टेट में नहीं था ये सब करने के लिए, मैंने फिर भी कर दी। मुझे अब पता चला कि फ्री स्टाइल के लिए हाँ बोलने का ही नहीं भाई, जिधर तुम अगर फुल कॉन्फिडेंट हो, जोन में रहना जरूरी। अगर तुम जोन में नहीं हो, कोई भी वो टाइम पे तुमको मामू बना सकता है। भाई मैं वो टाइम पे जोन में नहीं था, नहीं हुआ मुझसे। और हिम्मत करना जरूरी है, हिम्मत। तुम तो बैठे हुए वहां पर क्वेश्चन पे, तुमको क्या पता क्या शॉट चालू है आर्टिस्ट के लाइफ, तुम तो खाली मजाक ही बना सकते हैं भाई। हिम्मत करा, वही बड़ी बात है। हिम्मत करा, फ्री स्टाइल हुआ नहीं हुआ वो डिपेंड करता है नेचर के ऊपर, वो बहुत नेचुरली आता है, सबको नहीं आता है, वो किसी किसी को आता है। और देखे रहेंगे तुमने बड़े से बड़े आर्टिस्ट को, कोई फ्री स्टाइल सुम में करता नहीं जल्दी, कोई आसानी से फ्री स्टाइल करता नहीं इंडिया में, हाँ स्पेशली। और हिंदी में फ्री स्टाइल करना तो और मुश्किल है। तो मुझे लगता है फ्री स्टाइल का जो एनवायरनमेंट है ना, मेरे क्लोज फ्रेंड्स को पता है, जो मेरे साथ उठते बैठते हैं ना, उन लोगों को पता है मैं कितना डेंजरस फ्री स्टाइल करता हूं। मैं खुद की तारीफ नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं मल्टीपल सिलेबिक ऐसे ऐसे फ्री स्टाइल, मराठी में, उर्दू में, अलती भाषा में, मैं तो हुक को भी, मैं तो 10 हुक बना लूं ब्रो जगह पे, एक से एक हुक भरा फ्री स्टाइल, दुख भरा फ्री स्टाइल, हुक भरा फ्री स्टाइल। हाँ, एक से एक फ्री स्टाइल है ब्रो मेरे पास, तरीके फ्री स्टाइल के, साइंटिफिक फ्री स्टाइल, साइंटिफिक फुल केमिकल्स के बारे में। फिर लिटरेचर पे फ्री स्टाइल, पोइट्री वाला फ्री स्टाइल वाला फ्री स्टाइल, हिप हॉप वाला फ्री स्टाइल, इंडिया वाला फ्री स्टाइल, एनवाई वाला फ्री स्टाइल, बंबई वाला फ्री स्टाइल, वेस्ट कोस्ट वाला फ्री स्टाइल, रोबोटिक फ्री स्टाइल, कंप्यूटराइज फ्री स्टाइल, और कितना फ्री स्टाइल चाहिए ब्रो, इस पृथ्वी के बाहर से लाता हूं फ्री स्टाइल। ठीक है भाई, फ्री स्टाइल का वेट कर रहे हैं। हाँ, बट माय क्वेश्चन वाज कि कि आप उस टाइम पे उस मेंटल स्टेट में नहीं थे, और फिर भी आपने ये सारे इंटरव्यूज करे। जी आपको जी हाँ, मुझे ऐसा लगता है, हाँ, मुझे नहीं करने चाहिए, नहीं करने चाहिए था, ऐसा नहीं लगता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कोई अच्छे तरीके से करना चाहिए था, कोई और दिन करना चाहिए था। हाँ, कोई दिन नहीं पट रहा है तो कोई और दिन, जिस दिन तुम अच्छे लग रहे हो उस दिन इंटरव्यूज करो, तुम्हारा अच्छा टाइम नहीं चल रहा है मत करो इंटरव्यूज, ऐसा मेरे को समझा। हाँ, वो एक्सपीरियंस वहां से समझ गया, वही मुझे लगा था ऐसा कि असल में मैं बहुत प्रोफेशनल आर्टिस्ट हूँ भाई अगर देखा जाए तो, लेकिन ये सब मिस्टेक्स मेरी क्यों हुई है मालूम, सही कोऑर्डिनेशन नहीं होने की वजह से। तो अभी मैं और प्रोफेशनल बन गया हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं ध्यान देने लगा हूँ चीजों पर। तो ये सब गलतियां नहीं होनी चाहिए, आर्टिस्ट की इमेज खराब होती है उससे, और कुछ नहीं होता है। सब आर्टिस्ट फंबल करते हैं ब्रो, सब आर्टिस्ट के नेगेटिव चीज रहती है, सब थोड़ी ना पूरा टाइम 24 घंटा रेडी रहते। तो किसी का शॉट होता है, किसी का सामने आता है, किसी का नहीं आता है। अब मेरा सामने लाया गया, उसको उछाला गया, क्योंकि मैं बहुत अच्छा आर्टिस्ट हूँ, तो उन लोग चाहते थे कि इसकी अच्छाई थोड़ी कम नजर में आए, बुराई नजर में आए, ताकि लोग इसको हेट करें, ये फ्लॉप हो जाए, ऐसी ऐसी लोगों की चाहत है। लेकिन मैं किसी से डरता नहीं हुआ, मैं रुकने नहीं वाला हूं, और मेरे को फर्क नहीं पड़ने वाला है। तुम जितना करोगे मेरा मजाक, मैं उतना आगे बढ़ूंगा, उतना उसको पॉजिटिवली लूंगा, और उतना अच्छा करके दिखाऊंगा, उससे बेटर करके दिखाऊंगा। यस सर, और अच्छा करो भाई। उस टाइम पे आपकी मैनेजमेंट थी? मुझे याद नहीं है ब्रो। अभी यू हैव अ प्रॉपर मैनेजमेंट? अभी मैं खुद ही कर रहा हूँ, अभी खुद ही देख रहा हूँ, मैनेजमेंट भी है मेरी। हाँ। और मल्टीपल लोगों के साथ काम कर रहा हूँ, अभी मैं बहुत नए तरीके से काम कर रहा हूँ। ओके। तो काम करने के भी तरीके मैं इन्वेंट कर रहा हूँ, एक्सप्लोर कर रहा हूँ। यू आर एक्सप्लोरिंग द थिंग्स। बट मेरे को लगता है कि एक प्रॉपर मैनेजमेंट होगी तो बहुत सारे चीजें कंट्रोल में रहती है। जी बिल्कुल सही बात, डैमेज नहीं होता। सही बात, आर्टिस्ट की पर्सनालिटी, आर्टिस्ट की इमेज, वो डैमेज नहीं होती अगर एक प्रॉपर मैनेजमेंट हो। सही बात। वो मैं खुद ही हूँ, ऐसा बंदा मैं खुद ही हूँ मेरी टीम में। मेरी टीम में एक बंदा मैं हूँ, नावेद। नेजी अलग है। हाँ, नेजी को नावेद मैनेज करता है ब्रो। अच्छा। हाँ, तो नावेद जो है वो उसकी टीम का बंदा है, और अभी थोड़ा मैं लाइटली लिया, लेकिन अभी वही टाइट करने का है, हर चीज एकदम टाइट करने का, कड़क करने का सीन। तो वो ऐसा फेज में मैं अभी नहीं आया हूं, अभी मैं ऑन द वे हूं, मेरी जर्नी है। तो इस जर्नी में मैं चल रहा हूं, अभी धीरे धीरे चीजें सही होने लगेगी, और जब सब कुछ सही हो जाएगा तो लोगों को खुद पता चल जाएगा ब्रो। उसके लिए मैं रुका, उस दिन के लिए मैं इंतजार कर रहा हूं, मैं भी। ठीक है, इट्स मी अगेंस्ट माई सेल्फ, नॉट मी अगेंस्ट माई सेल्फ, मी विथ मी।
ठीक है। सो भाई जैसे आपने बोला कि बैक टू बैक आपके सॉन्ग्स आ रहे हैं, ठीक है, वी ऑल आर एक्साइटेड, बट जो सॉन्ग्स आ रहे हैं ये आपके सिंगल्स होंगे या इसमें और भी कोलैबोरेशन सॉन्ग्स हमें सुनने को मिलेंगे? सब तरीके के सॉन्ग आएंगे, अभी तो सिंगल्स भी आएंगे और कोलैबोरेशंस भी आएंगे। मुझे पॉजिटिव माइंड रख के सोचना है कि मैं किसके साथ कोलैबोरेट करूं। तो जब मैंने ऐसा किया तो मेरे सामने बहुत सारे नाम आए और मुझे ऐसा नहीं लगता था कि शायद कोई ऐसा रहेगा जो नेजी से रेलेवेंट रहेगा, लेकिन ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट है जो रेलेवेंट है, जिनके नाम अभी मैं नहीं गिनाना चाहूंगा, लेकिन कुछ आर्टिस्ट के साथ मैं कोलैबोरेट करने वाला हूँ और बहुत जल्द मेरे बहुत सारे गाने आने वाले। सब फैंस को खुशियां देनी है, बस गाने देने हैं बैक टू बैक। वो नाराज है मुझसे, ये बात मुझे पता चल चुकी है और मैं खुद पूरा 100% देने वाला हूँ मेरे फैंस को खुश करने के लिए, क्योंकि वो मेरे साथ खड़े थे बुरे वक्त में भी सब साथ खड़े थे। तो उनके लिए तो मैं बहुत ही कुछ अच्छा करने वाला हूँ, कुछ बेहतर करने वाला हूँ। और मैं समझता हूँ उनके जज्बात को जैसे वो समझते हैं मेरे जज्बात को। और धीरे धीरे मुझे पहुंचना है वहां तक और थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन होल्ड ऑन नेजी फैंस, जस्ट होल्ड ऑन। थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन बहुत कुछ अच्छा ही होने वाला है जो भी होगा। मैं फुल धमाकेदार आफत वापस खतरनाक शॉट खतरनाक होने वाला है। हाँ। क्योंकि मुझे ना, मैं भी जैसा आपने बोला यू आर सो एक्साइटेड कि भाई मैं फैंस के लिए वापस आ रहा हूँ, गाने आ रहे हैं। आपके बहुत सारे फैंस ने मुझे मैसेजेस किए थे कि भाई गाना छोड़ो, उन्हें बोलता नेजी कैसा है, वो ठीक है कि नहीं है, कहाँ पर है भाई पता करो, अगर हो सके तो उनका एक इंटरव्यू जाके करो ताकि पता चले हमारे नेजी भाई ठीक है कि नहीं है। फैंस लव यू अ लॉट। आई नो। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा इतना ज्यादा गायब होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि कभी कभी मेरी हाल की चिंता होने लगती है उनको। कि मैं ठीक हूँ कि नहीं, सही से खा रहा पी रहा हूँ कि नहीं, हाँ मेरा सब कुछ सही है कि नहीं। मैं वही उन्होंने बोला गाना छोड़ो भाई, बंदा ठीक है कि नहीं है। हाँ वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। सही बात है, सही सोच रहे हैं उन लोग। मैं वाकई में बहुत सारे आजमाइश के थ्रू जा रहा हूँ, वाकई में मैं ऐसे स्ट्रगल के थ्रू जा रहा हूँ कि मैं अपने फैंस को क्या बताऊँ। मतलब मेरा जो मैं अपने गानों के थ्रू ये बताना चाहता हूँ। मैं कोई इंटरव्यू में नहीं, कोई मूवी में नहीं, कोई स्टोरी नहीं, मैं अपने गानों के थ्रू बताना चाहता हूँ कि मैं किस आजमाइश से गुजर रहा हूँ और मैं कैसे हैंडल कर रहा हूँ इस चीज को। इट्स वेरी डिफिकल्ट, कुछ आसान नहीं है, जिंदगी बहुत मुश्किल है, रास्ते कठिन, पहले दिन से रास्ते कठिन, आज तक रास्ते कठिन है। बट भाई इन कठिन रास्तों में आप अपना माइंड को पॉजिटिव कैसे रखते हो? पॉजिटिव रखता हूँ, एक उम्मीद रहती है कि एक ना एक दिन ये रास्ते से मैं बाहर निकल जाऊंगा, इस कठिनाई को पार कर लूंगा। मेरे अंदर की जो क्षमता है उस पर विश्वास है मुझे कि मेरी क्षमता इतनी है कि मैं इसको पार कर सकता हूँ। मुझे अपने आप पे भरोसा है, यकीन है, मुझे ऊपर वाले का साथ है, मेरे साथ ऊपर वाला है। मुझे पता है कि मेरा दिल और दिमाग ये सब झेलने के लिए बना है। इतना दर्द तो मैं सह सकता हूँ, इससे ज्यादा दर्द से सह सकता हूँ। और मुझे कैसे सीधा रास्ता चुनना है, सीधा आगे जाना है। अगर ऐसी सिचुएशन में मैंने गलत रास्ता अपनाया तो वो भी सही नहीं है। कोई मेरा फायदा उठा ले ऐसी सिचुएशन में, वो भी सही नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में मैं अपने आप को सतर्क रखता हूँ, सीधे रास्ते को फॉलो करता हूँ और बहुत मेहनत करता हूँ। कि कुछ नहीं हो रहा है तो मेहनत तो मैं कर ही सकता हूँ ना। पैसा नहीं है तो क्या हुआ, पैसा नहीं है, ये नहीं है, प्रिविलेज नहीं है, लेकिन बुक और पेन तो है ना, अच्छे गाने तो लिख सकता हूँ ना। तो ऐसे टाइम पे मैं ऐसी चीजें करता हूँ जो पॉसिबल हो, और कुछ ना कुछ तुम्हारा उपाय निकल जाएगा। तुम 100% दोगे ना तो उपाय निकल जाएगा। तुम कोई भी रास्ते से बाहर, कोई भी कठिन सिचुएशन से बाहर आ सकते हो अगर तुम पॉजिटिव रहो, फोकस रहो, पॉजिटिव सोचो, आगे की सोचो। तुम पिछले अच्छे पल को याद करोगे, पहले मेरे साथ ये सब अच्छी चीजें हुई है, तो जब अच्छी चीजें हुई है तो बुरी चीजें हो रही है, तो अच्छी चीजें वापस क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि पहले हुई है तो आगे भी हो सकती है। तो वो उम्मीद, ऑप्टिमिस्टिक ख्यालात, तो वो बहुत जरूरी है। मुझे लगता है पैशन जो तुमको ड्राइव करता है उसको मरने मत दो, अपने पैशन को मरने मत दो। जिस भी हाल में हो तुम पैशन को जिंदा रखो, दिल धड़कने दो, कहानी लिखते रहो। बिल्कुल सही बात भाई। लक बाय चांस फिर ZNMD। हाँ, और अपने आपको पॉजिटिव रखो, सबसे अच्छी बात है फुल पॉजिटिव थॉट्स होने। जी बिल्कुल, पॉजिटिव थॉट्स रखना बहुत जरूरी है। मुश्किलात आते हैं आसानी से, जिसका हल नहीं निकलता है। कुछ मुश्किलात ऐसी रहती है जिसका हल निकालना आसान नहीं रहता है, बहुत मुश्किल में भी मुश्किल रहती है। अभी मैं मुश्किल में हूं और मुश्किल आ गई और मुश्किल आ गई और मुश्किल मुझे ढूंढती है। और मुश्किल जब आते बहुत सारी मुश्किल आ जाती है ना, तो उसको किल करने का, ट्रिगर लोड करने का, एक एक मुश्किल को देने का, एक साइड में लेने का, घाप घाप घाप, सब मुश्किल को ठोकते जाने का, मुश्किल को ठोकता रोकता बोकता। यस सर, बिल्कुल सही बात बोली आपने भाई। बहुत अच्छा लग रहा है आपको देखकर। अगर मैं पूछूं जैसे नेजी ने मुझे बताया कि बहुत सारे ट्रैक्स आ रहे हैं ऑफ द कैमरा, भी हम लोग बात कर रहे थे थोड़ा बहुत, तो 2 साल बाद नेजी अपने आपको कहाँ देखता है? अगर कंसिस्टेंसी आप जैसा आपने प्लान किया है तो 2 साल बाद नेजी कहाँ देखता है अपने आपको? 2 साल बाद
मुझे ऐसा लगता है भाई, देखो मेरे लिए तो अभी मेरा मेरा पूरा शॉट डिपेंड करता है कि मैं किस तरह, मतलब मैं 2 साल बाद अपने आप को ऊपर ही देखता हूँ भाई। मैं अपने आप को ऐसी जगह देखता हूँ ना जहां मैं खुश हूं। समझ रहे हो, मेरे ऊपर एलिगेशन नहीं लग रहे हैं और मतलब परेशानी सब चले गई है, सब खुश है, मेरे फैंस खुश है। बस मैं इधर ही देखता हूं अपने आप को, मैं खुश हूं, मेरे घर वाले खुश है, मेरे फैंस खुश है। मुश्किल घड़ी आती है, उसमें तुम जितना मजबूत बनते हो ना, वो मायने रखता है, तुम कितना मजबूत बन रहे हो, मुश्किल घड़ी का कैसे सामने कर रहे हो। तो मैं बहुत अच्छे वे में सामना कर रहा था। मुझे ऐसा लगता है जहां तक मैंने अच्छा सामना किया, और भी मुश्किल आएगी तो मैं अच्छा से उसका फेस करूंगा, डट कर लड़कर आगे बढ़ूंगा, ना रुकूंगा, ना झुकूंगा, ना मौके दूंगा, बट डट कर लड़कर आगे बढ़ूंगा, हिम्मत रखूंगा, हिम्मत मेरी टूटेगी तो रब से हिम्मत फिर जोड़ूंगा। ठीक है भाई, ऑल द बेस्ट भाई। फ्यूचर में जितने भी आपके प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उसके लिए ऑल द बेस्ट, खतरनाक काम करो। एनी स्पेशल मैसेज टू योर फैंस जिन्होंने आपको सपोर्ट करा, इतना प्यार दिया, जो आपकी राह देख रहे थे कब आएगा नेजी? मेरे फैंस को बहुत प्यार, नेजी दब्बा बहुत जल्द वापस आने वाला है, तुम लोग तैयार रहो। तुम लोग मेरे साथ खड़े थे, मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम लोग मेरे साथ खड़े थे, लेकिन अब मैं तुम लोग को इतना स्पेशल फील कराने वाला हूं। तुम लोग को जो जो चीज की जरूरत है वो सब तुम्हारा भाई तैयार है करने के लिए। तुमको चाहिए तो मैं ऑनलाइन आऊंगा, तुमको चाहिए तो मैं गाने बनाऊंगा, तुमको चाहिए ओल्ड नेजी, न्यू नेजी, जैसा नेजी चाहिए तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा। और मुझे पता है मैंने तुमको बहुत डिसअपॉइंट किया, मेरे वजह से तुमको बुरे दिन देखने पड़े, बुरे हाल में रहे, लेकिन बहुत जल्द मैं सब कुछ दुरुस्त करने वापस आने वाला हूं। बस थोड़ा सा और होल्ड करो पब्लिक, थोड़ा सा और होल्ड करो, और जल्दी नेजी दब्बा बैक इन द हाउस। फुल खतरनाक शॉट तेरे को मैं देने वाला परिचय, लड़का में थोड़ा सा शरीफ से, आजकल पूरी मेरी सारी इच्छा है, यूं छुटे कठिन मेरी परीक्षा है, साफ हूं मैं दिल से फरिश्ता, माफ हूं मैं देख रहा भविष्य। क्या बोल रही है नेजी दब्बा की पब्लिक? सल्यूट। नेजी दब्बा का फ्री स्टाइल है रावस, बाकी लोग का फाचाट। ये जो आपने बोला कि ओल्ड वाला नेजी चाहिए, वो तो आएगा ही आएगा। न्यू वाला नेजी, न्यू वाला नेजी, हाँ इसके ऊपर अपन शायद अभी बात नहीं करना चाहिए ब्रो, रियली, क्योंकि न्यू वाला नेजी भी डेवलप हो रहा है। मैं कुछ ऐसी चीजें जो जेनजी वाला ऑडियंस है ना, हाँ जेनजी वाला, उसके लिए न्यू वाला नेजी। मैं भी तो तुम्हारे साथ ही देख रहा हूँ दुनिया को, तो मुझे भी कुछ चीजें पता चली जो आजकल कूल मानी जाती है। ओके। तो एक नया नेजी भी बन रहा है ब्रो। मेरे लेटेस्ट ट्रैक बहुत डोप है ब्रो, तो इन लोगों को पता नहीं है मैं फ्यूचरिस्टिक काम भी कर रहा हूँ। धीरे 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 उन लोगों को पता चलेगा कि 2025-27 का कंटेंट भी बनाया हूं मैंने। तो मुझे पता है दुनिया किस स्पेस में बढ़ रही है और उनके लिए क्या रेलेवेंट काम हो सकता है, वो मैं जल्दी करने वाला हूं। और एक न्यू नेजी भी डेवलप हो रहा है, और एक ओल्ड नेजी जिसको मैंने कॉल करके बुलाया भाई 2014 से 93 से मैंने बुलाया, तो वो अभी रास्ते में बहुत घमंडी है वो। और वो रास्ते में मतलब वो क्या, रास्ते कठिन। तो वो रास्ते से क्या प्रॉपर हार्डकोर रैप सॉन्ग्स लेके आ रहा है? नहीं, मेरा बोलने का मतलब बहुत हम्बल है। हाँ नहीं, वैसे बोल रहा हूँ जो बहुत हम्बल है, और बहुत प्यारा बच्चा है, अपना बच्चा है, समझ रहे हो। अपन उसको माफ करता है, आजा नेजी दब्बा आजा वापस। अपन उसको बोलता है कि शांत रहे, आजा, पुरानी बातें भूल जा। वो नाराज है, दुनिया से नाराज है, इसलिए चुप बैठा है। उसको मैं वापस बुलाएगा, टेंशन मत लो, वापस आएगा, तुम्हारा नेजी वापस आएगा। यस। और जैसे मैंने वही पूछा था मैं कि वो प्रॉपर हार्डकोर रैप सॉन्ग्स लेके आएगा जैसे वो पहले जी बिल्कुल देता था, जैसा देता था वैसे ही देगा, उससे भी खतरनाक देगा। पुराना नेजी बहुत खतरनाक तरीके से वापस आने वाला है, और नया नेजी तो शॉर्ट दिखाने वाला है, पुराना नेजी वापस आने वाला है, और दोनों टकरा जाने वाले हैं। दोनों टकरा के फिर बहुत सारा कंफ्यूजन होने वाला है, फिर आफत मचने वाली है ब्रो। आफत वापस से आफत वाला शॉट होने वाला है बहुत जल्द। ठीक है भाई, वी आर ऑल एक्साइटेड। एंड फर्स्ट टाइम आप सिम्बा प्रेजेंट्स द राज जोन्स पॉडकास्ट सीजन 2 को पावर्ड बाय अर्बन मंकी में आए हो, तो भाई खाली हाथ में आपको ऐसे जाने नहीं दूंगा। हाँ, मैं जाऊंगा भी नहीं, मुझे चाहिए कुछ। ये सिम्बा की तरफ से आपके लिए स्पेशल गिफ्ट है। ओह थैंक्स। और अर्बन मंकी और राज जोन्स की तरफ से आपके ओह थैंक्स, बिग अप। थैंक्स अलॉट भाई। Thanks, bro. आपको कैसा लगा भाई इतने टाइम बाद पॉडकास्ट में? बहुत मजा आया। राज जोन्स एक बहुत ही महत्वपूर्ण शख्स है हिप हॉप के लिए, तो तुम्हारे साथ जब भी मेरी गुफ्तगू होती है, वार्तालाप होती है, तो कुछ एक्साइटिंग होता है। मुझे ऐसा लगा कि इतने दिन बाद मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तो मुझे भी बहुत मजा आया। तुम्हारे सवालात सब अच्छे थे, रेलेवेंट थे, और मुझे तुमने हर्ट नहीं किया, अच्छे से तुमने अच्छी चीजें पूछी, और
मैं दिल खोल के तुमसे बात कर सकता हूँ, बस यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम हिप हॉप के थोड़े कीड़े हो ना, तुमको पता है हिप हॉप के बारे में, यस सर। और पब्लिक तुमको नेजी दबा बोल के भी परेशान करती है। नहीं, परेशानी नहीं, प्यार करती है। तो राजजोन से नेजी है, नेजी ही राजजोन से। थैंक्स अ लॉट भाई। फ्यूचर में जितने भी आपके सॉन्ग्स जरूर हैं भाई, particularly, बहुत all the प्यार, best भाई। बहुत प्यार। जी फाड़ दम। एक नंबर। पीस।